शिक्षा किसी भी देश का जी सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। जी भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ था तब यहाँ शिक्षा बहुत कम थी। कुल मिलाकर के शिक्षा का प्रतिशत जो था वो 17% था। अब वो भी अपना जो मध्य प्रदेश है वो भी पीछे था, इसमें भी राष्ट्रीय औसत से करीब यहाँ पे 10% ही शिक्षा थी। जो हमारी महिलाओं की शिक्षा थी वो और भी कम थी। जी इसके बाद स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता थी और उसी के आधार पे कार्य करना शुरू किया। जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बामन में पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी बने तो जो बड़े बड़े गांव थे वहाँ पे प्राथमिक स्कूलें खोली गईं। ये विकास का क्रम चलता रहा। 52-53 में यहाँ पे रीवा जिले में बहुत सारी स्कूलें खोली गई थी। फिर दोबारा स्कूलों का जब यहाँ पे मंत्री के रूप में शत्रुघ्न सिंह तिवारी जी मंत्री हुए तब स्कूलों के उन्नयन का तो ज़्यादातर प्राथमिक स्कूलें जो थी वो माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित कर दी गई और ये क्रम चलता रहा। फिर जब आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, तो 1986 में पद्धतियों में 11th प्लस चलता था यहाँ पे, माने हाँ जो था 9th 10th 11th, उस पद्धति को बदल करके 10th +2 की आई। वैसे ये पद्धति जो थी ये रीवा माने रीवा का है विंध्य प्रदेश में, ये पहले भी थी। 1956 में जब विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय हुआ तो यहाँ रीवा जिले की जो 10+2 शिक्षा पद्धति थी तो बाकी जगहों पर 11th वाली शिक्षा पद्धति थी। तो यहाँ 11th वालों में मध्य प्रदेश का जब विलय हुआ विंध्य प्रदेश का तो ये 11th वाली शिक्षा पद्धति आ गई। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बदलाव की बात करते हैं तो दुनिया में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। हम एक माने प्रतिदिन की बात हम केवल लाभ हानि की बात करेंगे, हमें लाभ कितना हुआ, लाभ नुकसान तो और हानि जी ये व्यवसायी तो इसका लाभ हानि का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी। शिक्षा के माध्यम से अगर आप लाभ हानि का कैलकुलेशन करने लगेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज दुनिया में एक तरफा नहीं होती, लाभ भी मिलता है हानि भी होती है। आप किस चीज को लाभ समझते हैं, हम बताना चाहेंगे कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हाई स्कूल में लगभग आपका रिजल्ट 52-53% से ऊपर नहीं जाता, लगभग औसतन 50% बच्चे फेल हो जाते हैं और उनमें से 1/3 बच्चे तो सर स्कूल ही छोड़ देते हैं। इसलिए कि आपके यदि हम पिछला रिजल्ट परीक्षा परिणाम देखें तो 10 लाख बच्चे बैठे थे हाई स्कूल में और हायर सेकेंडरी में केवल 7 लाख, तो 3 लाख का कहीं न कहीं नुकसान तो हुआ। अच्छा, ये जो 10वीं के बाद, अच्छा हम बार बार हानि लाभ की बात पूछ रहे हैं, 11, 3 और 2 की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ये फेल बच्चे हैं उन पर हम गए रिसर्च किए कि आखिर क्या बात है, तुम लोग प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे ये लगा कि पहले जो बच्चे आर्ट साइड में जाना चाहते हैं, वो साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी मैथ ट्रबल जाती है। इसलिए कि 8वीं के बाद वो आर्ट में चले जाते हैं। 11+3 जो था 8वीं के बाद वो अपना आर्ट में चले गए। उन्हें 9वीं 10वीं का ये सब आपका साइंस नहीं पढ़ना पड़ता था। अब उन्हें साइंस पढ़ना नहीं, उनकी साइंस में रुचि नहीं, और रुचि नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। तो मैं देखता हूँ 2 साल 3 साल फेल होने के बाद फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। तो 11+2+3 में जो नई शिक्षा नीति आई, हमारी ये शिकायत है कि आप उन बच्चों को ज़बरदस्ती 9 और 10th का वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो साइंस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो साइंस वालों के लिए तो बढ़िया है, उन्हें तो मज़े आ रहे हैं। वो बेचारे जो है तो स्कूल 3 लाख बच्चे हर साल स्कूल छोड़ रहे हैं सर। हायर सेकेंडरी में 7 लाख और इधर 10 लाख होते हैं। और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके बस का सर गणित नहीं है, साइंस नहीं है। साइंस हम इस 60 में ये पूछना चाहेंगे कि ये जो लड़के फेल हो रहे हैं 11 का ये कारण क्या हमारा सोचना सही है 9th 10th में 8 के बच्चों को ज़बरदस्ती साइंस पढ़ाना? जी, 2 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, हमारे आपकी नहीं, हमारे पूरे समाज की बल्कि देश की ही समस्या। हम फेल और पास के चक्कर में उलझ के रह गए। दुनिया में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो किसी को फेल बता सके या कि किसी को पास बता सके। फेल और पास जिंदगी का प्रत्येक क्षण परीक्षा ले रहा होता है।
और हर समय उसकी परीक्षा लगातार चलती रहती। जिस हम परीक्षा पद्धति की बात करते, वस्तुतः ये किसी के व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन कर ही नहीं सकती। ये हमने क्योंकि हमारे सीधा आरोप अभी लगा रहे आप सुन लीजिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं आप ना, आप चूंकि शिक्षा की गहराइयों को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बिल्कुल, और शिक्षा जो है बहुत गंभीर विषय है। और किसी भी व्यक्ति को, अभी आप चर्चा कर रहे थे जब, तो फेल और पास जिंदगी में कुछ नहीं होता। हमने एक बाउंड्री लाइन बना ली है 33% मार्क्स, उससे ऊपर पा गया तो उसको हमने पास मान लिया, उससे कम पा गया तो फेल मान लिया। क्या फेल होने के बाद पुनः संघर्ष करने की प्रेरणा नहीं मिलती कि हमें आज लोगों ने फेल कर होने के बाद समाज की दृष्टि उस पर कैसे बदलती है? वो भी व्यक्ति को सीखने के लिए एक अवसर उत्पन्न करती है। तो परीक्षा में पास हो जाना ही शिक्षा नहीं है। जिसको हम फेल कहते, वो भी बहुत सारी शिक्षा देती है। हमारे लिए अगर संघर्ष की प्रेरणा उससे के माध्यम से मिलती है तो फेल होना भी कोई जरूरी नहीं। फिर हर व्यक्ति की, हर बच्चे की सीखने की अलग अलग क्षमता होती। कोई वही चीज 2 महीने में सीख जाता है, कुछ जिंदगी में कभी नहीं सीखता। हाँ, 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 5 वर्ष भी लग सकते हैं। ये व्यक्तिगत क्षमताओं पे निर्भर करता है। हाँ, तो उनके लिए तो ये ट्रबल हो गया ना जब 9th 10th। कोई ट्रबल नहीं हुआ। कुछ लोगों में जानता हूँ 5-5 साल फेल हुए, तो 5 साल फेल हमारे एक भाई थे, वही हुए थे। अब वो भी बाद में पटवारी हो गए। और ये चलता रहता। अब अभी तो ये कम हो रहा है, पर जब हम लोग पढ़ते थे, खास तौर से 75, 76, 77, 78, उस समय काफी कुछ लोग 4 साल 3 साल 4 साल लगा देते थे, 2 साल भी लगा देते थे, उसके बाद पास होते थे। माने इन जनरल रिजल्ट जो था वो 25% से कम आता था। रखे इसमें हमें कोई भी जवाब संतोषजनक मिला नहीं। 10+2 में जो विषयों का विभाजन हो जाता था, माने पहले 11th में, तो 9th से बहुत सारे बच्चों को गणित पढ़ने की सुविधा से वो रह जाते थे। गणित न पढ़े ना पढ़े, विज्ञान भी न पढ़ना पड़े, तो उनसे परीक्षा पास करना उनके लिए आसान हो जाता था और वो 11th तक पहुंच जाते थे। फिर कला समूह के विषय लेकर के वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते थे। अब ये बात जब 10th के कारण, चूँकि यहाँ पे गणित भी पढ़नी पड़ती थी, अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ती थी, साइंस भी पढ़नी पड़ती थी, तो उनके कारण थोड़ा सा उनको कठिनाइयाँ आती थी। चूँकि हमारे रिसोर्सेस उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। अभी भी स्कूलों की ये समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं और देश के अन्य जगहों पर भी है, कि हमारे पास 6 विषय जैसे हैं मूल: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित। हर स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं है। कई बार विज्ञान का शिक्षक गणित भी पढ़ाता है, गणित वाले शिक्षक विज्ञान के अनुपस्थिति में विज्ञान भी पढ़ाते हैं, हिंदी वाला शिक्षक सोशल साइंस भी पढ़ाता है, सोशल साइंस वाला हिंदी पढ़ाता है, कई बार अंग्रेजी भी पढ़ानी पड़ती है उनको, संस्कृत भी पढ़ानी पड़ती है, तो उनकी जो विशेषज्ञता होती है वो नहीं होती। तो ये हमारे शिक्षा में अभी भी कमियां हैं निश्चित रूप से। और उसके लिए कई चीज़ें जवाबदेह हैं, इसलिए कि छात्र संख्या भी उतनी होनी चाहिए। किसी भी शिक्षक का जो वेतन है वो भी टैक्स पेयर के पैसे से ही आता है। तो अगर छात्र संख्या कम होगी तो प्रति छात्र खर्च बढ़ेगा। और इस स्थिति से विद्यालयों की आवश्यकता का भी मूल्यांकन छात्र संख्या के अनुसार किया जाना, और वहाँ पे शिक्षक की संख्या की उपलब्धता, क्योंकि बिना सभी विषयों के शिक्षक हुए पूर्ण विशेषज्ञता के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती, काम चलाऊ व्यवस्था बनाई जा सकती। ये केवल समस्या यहाँ नहीं कि स्कूल एजुकेशन में है, ये कॉलेज एजुकेशन में उससे ज़्यादा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी समस्या है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, बल्कि यहाँ तक तो अब तो समस्या है कि IIT जैसे संस्थानों में भी सभी विषयों के शिक्षक नहीं उपलब्ध होते, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो वो समस्याएं हैं।
और उन समस्याओं के पीछे आर्थिक कारण ही हैं। चूँकि शिक्षा पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6% खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहले भी ये प्रावधान किया गया, 1986 से ये बात चल रही है। दुनिया के जो विकसित देश हैं वो 8-10% तक अपना खर्च बजट का टोटल शिक्षा पे खर्च करते हैं। 6% बहुत होता है सर, कम तो नहीं होता। 2.5% में हम हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी आप प्रयोगशाला की बात करते हैं, प्रयोगशाला से भी इतर एक इंस्ट्रूमेंट खरीद लेना या कि एक कमरा बना देना और उसको फिर 10 साल तक चलाना, दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ विज्ञान पे है 1 साल बाद वो पुरानी हो जाती है। आपने भी अनुभव कर लिया, हम मोबाइल लेते हैं, मोबाइल कितने दिन बाद आपका पुराना होने लगता है। टीवी, मोबाइल पुराना इसलिए नहीं होता, उसके फंक्शंस बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया में प्रतिदिन बदल रही है। अभी हम अगर विकसित देशों से तुलना करें तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं। अभी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, पर चूँकि हमारी इसको समस्या कहें या कि ताकत कहें। सर आपने कहा कि समय के साथ जो है तो हमारा सिलेबस बदलेगा, हमारी ज़रूरतें बदलेंगी, हमारी बेसिक थ्योरी कैसे बदल जाएगी सर? जिसे हम बात करते हैं फिजिक्स की, बात करते हैं 10th की, फिजिक्स में आप पढ़ाते हैं, जैसे आप ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं, प्रकाशिकी। अब होना कथा, अब यदि हम प्रकाशिकी की बात करें, बच्चों को ऑप्टिक्स पढ़ाएं, तो हमें तो लग रहा है आपको लेंस ही पढ़ाना पड़ेगा सर। लेंस के बारे में ही पढ़ाना पड़ेगा कि लेंस किस तरह काम करता है, कितने तरह का होता है, इनका कहाँ उपयोग है। कोई चेंज नहीं होना है, या कि लेंस ही ख़त्म हो जाएगा तो बाकी चीज़ें आ गई हैं, जैसे अपना सोनोग्राफी वगैरह, अब उनमें लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंफ्रारेड लाइट, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन हमें लग रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यदि पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक थ्योरी ही पढ़ाना पड़ेगा हमें, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमें तो लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट हमारे नहीं बदलेंगे। हमें तो यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो उन्हें छोटा छोटा, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो हम पता है मेरे को कि अब रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं हम लोग देखते नहीं हैं। पर जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो आपको ट्रांजिस्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए किसी मोबाइल में 1 लाख ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, पर बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा। डायोड, ट्रायोड इस तरह से काम करते हैं, ये ऐसे होते हैं, देखने को भले ना मिले, इसलिए कि जो रहेगा नहीं दुनिया में तो आप कैसे दिखाएंगे, वो तो फिगर में, वो तो नॉन विजुअल हो गए हैं वो चीज़ें। तो मेरे हिसाब से हमारा लैब तो नहीं बदलेगा, इसलिए कि हमारी जो बेसिक चीज़ें थ्योरी थोड़ी बदल जाएगी। यदि हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो हमें बेसिक चीज़ें तो वही रहेंगी। तो इस तरीके से लैब तो ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे किसी भी स्कूल में, जैसे आपने कहा बच्चों की संख्या कम है, तो ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, किसी भी स्कूल में यदि हम किसी बच्चे का या बच्ची का एडमिशन कराना चाहें तो मुश्किल है। पीके स्कूल अपने यहाँ है, हाई स्कूल में किसी बच्ची का एडमिशन कोई करवा के देखे तो मैं मान लूँ। उनका कहना है कि साहब हमारी 500 हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूलें बंद हो रही हैं, उनकी बच्चियां हैं, अपनी बच्चों को एडमिशन कराएं कि हम आपको कराएं। सिफारिश के बाद भी एडमिशन नहीं हो सकता है, सीटें नहीं हैं। यही हाल बच्चों के स्कूल में है, लड़कियों के स्कूल में है। और मेडिकल इंजीनियरिंग में तो ये स्थिति है कि 25-25, 30-30 सीटें हैं। बहुत ITI में कोई एडमिशन करवा ले तो मैं मान लूँ, वहाँ भी 99-97% लेते हैं, उसमें भी सेलेक्टेड बच्चों का होता है। तो बच्चों की भीड़ बहुत बढ़ रही है, और 80% बच्चे को तो संभाल रखे हैं प्राइवेट स्कूल वालों ने। खैर, पर जरूरी नहीं है कि जो जिसको हम एक बहुत अच्छा स्कूल कहते हैं, बहुत माने खर्चीले स्कूल आजकल बहुत महंगे, हाँ महंगे स्कूल हैं, पर एक सरकारी स्कूल भी जहाँ पे अच्छा टीचर है वो उनसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं जो किसी भी महंगे स्कूल में नहीं मिल सकती। ये हम लोगों के एक दिमाग में ये भ्रम जरूर बना हुआ है। ये तो सर हम बीच में टोक रहे हैं। नहीं टोकिए मत। अभी आप किसी स्कूल पे गए, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी, अगर क्लासरूम भी AC बने हुए तो आपके मन में ये धारणा बनेगी कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, AC क्लासरूम में बैठते हैं। क्या AC क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ने वाला बच्चा समाज की उन
समस्याओं के बारे में समझ बना सकता है जो आज हमारी बस्तियों में है। हमारी बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं, अगर वो चाहे जिस भी बड़े पद पे आ जाए, कंपटीशन के माध्यम से वो आ जाए, क्या वो उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं? समाज में भी वर्ग बन रहा है। अगर शिक्षा जो है वो एक तरीके का समेकित शिक्षा है, हमें समाज की पीड़ा को महसूस करना और उसके लिए समाधान खोजना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती कि हम अपने लिए पढ़ लिए और बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिए या कि बहुत अधिक पैसा कमा लिए। शिक्षा इसलिए होती है कि हम समाज में क्या योगदान दे सकते हैं। हमारे माध्यम से, हम एक माध्यम है मात्र, जैसा हमारे यहाँ अध्यात्म में कहा जाता है कि हम तो काम करने का माध्यम है, देने वाला तो कोई और है। शिक्षा भी वही है। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति तब तक कर्जदार है जब तक वो शिक्षा पे अपना योगदान नहीं देता और निचले स्तर तक शिक्षा को नहीं पहुंचाता। यह हमारी जवाबदेही है। और शायद हम शिक्षा के जो सामाजिक सरोकार हैं इनको भूल गए हैं। आज शिक्षा, क्या हम अपने विद्यालयों में लोकतांत्रिक पद्धति की शिक्षा दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। अगर हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है, हम विद्यालयों पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने की शिक्षा नहीं दे पाते ठीक तरीके से, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? इसके लिए भी आवश्यकता है कि शिक्षा पे सुधार की आवश्यकता हो हमारे विद्यालयों का। अब विद्यालयों का नहीं, घर का लोकतांत्रिक, क्या हमारे घर का वातावरण लोकतांत्रिक है? हम बात करते हैं सभी से, चाहे जितने भी मेंबर हों, अब फिर किसी समाधान पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद चाहे उसमें फिर नुकसान हो या फायदा हो, फिर हम लोग एक मत रहते हैं। नहीं, निर्णय तो यही होना चाहिए कि एक बार अगर निर्णय ले लिया और उसका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फिर सभी लोग समझ, फिर हम किसी पे दोषारोपण करने लगते हैं। तो समाज और शिक्षा ये एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। समाज बहुत कुछ सिखाता है। हम समाज पे ये सोच करके शिक्षा को मान लेते हैं कि ये समस्त जवाबदेही विद्यालय की है। विद्यालय में बच्चा कोई भी होगा वो 6 घंटे रहता, 18 घंटे वो विद्यालय से बाहर रहता। विद्यालय के बाहर की जो समस्याएं हैं, जो परिवेश है, उससे भी वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। हम शायद ये समझ पाने में अभी भी विफल हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारे अभिभावकों की समस्या है। अभिभावक अभी भी बच्चे से वो अपेक्षा पाल लेते हैं जो वो नहीं कर पाए थे। अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा था और वो ये मान रहे थे कि हमको इस पद पे होना चाहिए, वो नहीं बन पाए, तो वो अपने बच्चों से वो अपेक्षा करते हैं कि बच्चे हमारी ये कर लेंगे। वो बच्चा, हर बच्चा विशिष्ट होता है, उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसका अपना सीखने का तरीका होता है, उसका सोचने का एक अपना तरीका हो, उसकी रुचियां अलग होती, शारीरिक क्षमताएं अलग होती। इस प्रकार से हमें गाइडेंस की आवश्यकता है। आगे आने वालों में ये आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हम शिक्षा के प्रति बहुत आशान्वित हैं। रह गई बात शिक्षा की, शिक्षा को किसी बाउंड्री से नहीं बांधा जा सकता। शिक्षा वैश्विक ही होगी, क्योंकि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए दुनिया से तो हम पीछे रह जाएंगे। आज अमेरिका में जो शिक्षा हो रही है, उसी शिक्षा की आवश्यकता भारत के व्यक्तियों को भी है। इंग्लैंड में जो शिक्षा हो रही है, इंग्लैंड की शिक्षा की भी आवश्यकता भारत को है। आपने भी इतिहास में पढ़ा होगा, बारूद के आविष्कार ने कितने बड़े परिवर्तन किए। हमारे देश का इतिहास जो है वो बारूद की आवश्यकताओं से बहुत बदला। उसके कारण पूरा सैन्य बदल गया, आक्रमण हो गए, में परिवर्तन हुआ। उससे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सब क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसका परिणाम दुनिया में बहुत अरे हुए। 200 वर्षों तक अगर यूरोप का राज्य पूरे विश्व में रहा, तो उसके पीछे भी औद्योगिक क्रांति और ये बदलती हुई तकनीक थी। तो बदलती हुई तकनीक की शिक्षा देना आज हमारे देश की भी आवश्यकता है। हमारे पास जो ये युवाओं की एक वर्क फोर्स बन रही है, इसको रचनात्मक दिशा देना और इसके लिए शिक्षा का सही संसाधन उपलब्ध कराना, ये समाज के प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता है। सरकार की भी आवश्यकता है, सरकार का भी ये प्राथमिक दायित्व है, पर हम सबका भी दायित्व है।
हमारे यहाँ रिटायरमेंट की बात है, 60 साल 62 साल के बाद रिटायर्ड हो गए लोग। रिटायर्ड होने का मतलब यह है कि हम सामाजिक दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं हमें उस पर काम करना चाहिए। हम सार्वजनिक सेवा से ठीक है अलग हो गए, पर सामाजिक दायित्व से हम मुक्त नहीं हो पाए। समाज के प्रति भी हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने कंट्रीब्यूशंस को बढ़ा सकते हैं, समाज की सोच में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत जगह बहुत सारे उदाहरण हैं। जल संकट था, जल संकट का समाधान एक व्यक्ति के आइडिया के कारण हो गए। फिर वहाँ पे गांव में देखा, राजस्थान में बहुत सारी बात आई, नदी की समस्या है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। सामाजिक परिवर्तन का भी शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है, और इन बदलावों के लिए हमें तैयार होना है। इसका सामुदायिक केंद्र, विद्यालय एक सामुदायिक केंद्र होता है, तो इनको समुदाय के हर प्रकार के व्यक्ति विद्यालय पे होनी चाहिए। जहाँ तक है कि प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है दूसरी भाषा को उतने आसानी के साथ नहीं समझ पाता जिस प्रकार से अपनी मातृभाषा में समझ पाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए एकमात्र। परंतु आज हम चाहे उसको जो भी कारण कहें, चाहे दिखावा कहें, या कि वो बेहतर रोजगार प्राप्त कर लेते हैं इसलिए हम अंग्रेजी माध्यम की ओर आकर्षित हो रहे हैं,